This is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss lesson number 3, positioning and targeting. ये प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का लेक्चर होने वाला है और इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को चैप्टर्स को कंसिडर किया है। नाउ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पोजीशनिंग और टारगेटिंग सेगमेंटेशन के बाद आता है। तो जैसे कि बेसिकली पहले सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था, तो सेगमेंटेशन की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। सेगमेंटेशन बेसिकली मींस जब हम मार्केट को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, है ना। एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे जब हम मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन कर दिया मैंने, मार्केट को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक इंडिविजुअल सेगमेंटेशन को पकड़ करके उस सेगमेंटेशन पे फुल्ली फोकस करना है, उस सेगमेंटेशन में अपनी पोजीशन बनानी है और उस सेगमेंटेशन को मुझे टारगेट करना है, ऑडियंस को टारगेट करना है, अपने प्रोडक्ट की अलग पोजीशन बनानी है, मार्केट में एक ऐसी अलग इमेज बनानी है। तो दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग। नाउ बेसिकली अब इस चैप्टर में हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पोजीशनिंग क्या होती है, टारगेटिंग क्या होती है, ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं, कौन कौन सी मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज होती है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग की प्रोसेस क्या होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के फायदे क्या होते हैं, किस बेसिस पे हम इसको अलग कर सकते हैं और कितने टाइप के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, फायदे और नुकसान भी हम पढ़ेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन की बात करूं तो अगर मैं ब्रॉड मार्केट की डेफिनेशन की बात करूं तो हर कस्टमर की सेम डिज़ायर नहीं होती, सेम वांट नहीं होती। सक्सेसफुल मार्केटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑफर्स देते हैं कस्टमर को, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होती है। तो जब हमने मार्केट की सेगमेंटेशन को पढ़ा, जब हमने ये पढ़ा कि मार्केट को डिवाइड करा जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस स्टॉप बाय यूजिंग टारगेटेड सेगमेंटेशन एंड इफेक्टिव सेगमेंटेशन। अगर वो मार्केट को एक अच्छे पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं तो मार्केट क्या होगी, अच्छे से वो कस्टमर को एनालाइज कर पाएगी। नाउ कस्टमर परचेज गुड्स सर्विस that best meet their individual needs and preference। वेंडल स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन को बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, तो आप ये देखना कि इनका नाम ज़रूर से मेंशन करना, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। नाउ टारगेटिंग की बात करूं अगर, तो टारगेटिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की भी देखो, एसटीपी मॉडल भी हम बोलते हैं इसको। सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड करना डिफरेंट कैटेगरीज में, देन मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट पे फोकस करना, दैट इज टारगेटिंग। और फोकस करने के बाद आपको प्रोडक्ट की पोजीशन करनी है, एक अलग इमेज बनानी है, तो दैट इज नोन एज एसटीपी मॉडल। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान देने पड़ते हैं मार्केट को टारगेट करने से पहले। टारगेट मार्केट करने से पहले हमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, दैट इज सबसे पहले है साइज ऑफ द मार्केट। कितनी बड़ी मार्केट को मैं कैप्चर कर रही हूँ, क्या मैं एक स्मॉल सेगमेंट को कवर कर रही हूँ या मैं लार्ज सेगमेंट को कर रही हूँ। मार्केट शुड बी लार्ज इनफ टू मेक सेल्स एंड अर्निंग। स्मॉल सेगमेंट जनरली है लेस कंज्यूमर। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम लार्ज मार्केट में जाते हैं तो मेरे पास जो कस्टमर बेस होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर मैं एक स्मॉल सेगमेंट में जाती हूँ तो मेरे पास कंज्यूमर बेस कम होगा, तो प्रॉफिट भी वहाँ पे एनी हाउ कम होंगे। तो मुझे उस मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है जिसके अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो।
नाउ एसेसिबिलिटी का मतलब मेरी जो रीच है प्रोडक्ट की या टारगेट की या मार्केट की, वो बहुत दूर तक होनी चाहिए, ठीक है, इजीली असेसिबल होना चाहिए। ग्रोथ दिखनी चाहिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे अब मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ, मुझे मार्केट के अंदर ग्रोथ दिखनी चाहिए, और वो सब ग्रोथ मेजर हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पता नहीं कितनी हो रही है, वो आसानी से मेजरेबल होनी चाहिए ना। मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजी, जो मार्केट की टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज है उसमें हमने कई सारी कैटेगरीज पढ़ी थी। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट पढ़ी थी। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट जहाँ पे हम लोग पूरी मार्केट को एज अ होल चार्ज करते हैं, और ये मास मार्केटिंग कहलाती है, क्योंकि लार्ज लेवल पे आप सिंगल टारगेट को कवर करते हो, ठीक है। और ये क्या होती है, बहुत कम एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि आपने एक ही प्रोडक्ट के बेसिस, एक ही एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे लार्ज मीडिया को कवर किया है। नाउ डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी हमने पढ़ी थी, जहाँ पे हमने डिफरेंट मार्केट को, डिफरेंट सेगमेंट को कवर किया है, अलग अलग मार्केट को अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। कंसंट्रेटेड ये ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करा रही, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जब हमने सेगमेंटेशन पढ़ी थी, तो हमने ये चारों पार्ट अच्छे से डिस्कस किए थे। नाउ कंसंट्रेटेड मार्केट का मतलब होता है, इसको हम नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं। इन असेंस नीश मार्केट किस पे फोकस करती है, बहुत ही कम लोगों के ऊपर। क्योंकि जैसे कि मान लो आप लहंगे के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो लहंगा क्या है आपका, एक मान लो प्रोडक्ट है। अब वो लहंगा भी किसका होना चाहिए, ब्राइडल लहंगा। तो ये वाली आती है नीच मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी सब कैटेगरी बना के डिवीजन करते हैं। तो वो कंसंट्रेटेड मार्केट होती है, जहाँ पे हम टोटली फोकस करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट पे। नाउ माइक्रो मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग किसके ऊपर कवर करती है, माइक्रो मार्केटिंग वन स्टेप बियॉन्ड। इन एक्चुअली नीश मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग फोकस करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, नीश मार्केटिंग पर्टिकुलर स्मॉलर ग्रुप ऑफ सेगमेंट पे, और जबकि ये पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर फोकस करती है। जितनी भी मार्केटिंग एफर्ट्स होती है, ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, वो अलग अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरी के ऊपर होती है, और इनके टाइनी टाइनी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ पोजीशनिंग का मतलब क्या है, पोजीशनिंग का मतलब है कॉटलर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉटलर, प्रोडक्ट पोजीशनिंग रेफर्स टू हाउ कंज्यूमर डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को जो हाउ कंज्यूमर डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट, एक जो कंज्यूमर है वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बता रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स पोजीशन इट होल्ड इन कंपैरिजन टू राइवल आइटम्स इन देयर माइंड। जैसे कि कुछ कंज्यूमर बहुत ही वो होते हैं, बहुत ही बोल सकते हो आप बाइज्ड होते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। वो कहेंगे नहीं नहीं हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, मैं इसको यूज़ कर रखा है, मैंने इसको यूज़ कर रखा है, इसको इसके ये फीचर्स है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी ये रैंकिंग है। प्रोडक्ट्स रैंकिंग इंडिकेट सिग्निफिकेंट क्वालिटीज दैट कस्टमर असाइन टू इट। कस्टमर क्या करता है, अपना ओपिनियन बताता रहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह के बारे में। तो जो वो क्वालिटी बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज इन्फ्लुएंस बाय मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, प्रोडक्ट का आइडिया क्या है, रिप्लेसमेंट क्या है, और कंपटीशन क्या है, ये सब प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है। और ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर क्या आता है, कस्टमर माइंड्स द ब्रांड डिस्टिंक्टिव एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन द इंडियन मार्केट मैगी नूडल्स आर पोजीशन एज अ क्विक मील। जैसे मैगी नूडल, जैसी मैगी दिमाग में आता है वो 2 मिनट वाली रेसिपी याद आ जाती है ना, कि ये तुरंत बनने वाली है। मील दैट आर सेटिस्फाई द ग्रोइंग चिल्ड्रन फ्रीक्वेंट ईटिंग नीड्स, ठीक है। और डब सोप बहुत ही मॉइस्चराइज के तरीके से याद आता है। विक्स का नाम लेते ही हमें ये याद आ जाता है कि ये हमारा कफ कोल्ड वगैरह दूर करेगी। तो अब ये सब हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग है। क्या क्लिक होता है एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को सोचते हो, आपके दिमाग में, एक कंज्यूमर के दिमाग में क्या इमेज बैठती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ना प्रोडक्ट पोजीशनिंग के फायदे क्या क्या है, इट क्रिएट्स अ पर्टिकुलर इमेज, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, स्पेसिफाइज द डेमोग्राफिक ऑफ टारगेट मार्केट, एरिया को लोकेशन को बेसिकली डिफाइन करती है। डिटरमाइन वेयर यू स्टैंड, ये बताती है कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से, आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो, वो सब बताती है।
नाउ बेसिस ऑफ पोजीशनिंग, पोजीशनिंग की जो बेस है, पोजीशनिंग की जो इमेजेस है, बेस है, वो क्या है? सबसे पहले है टॉप ऑफ द रेंज, ये एक तो टॉप पे आता है, मनी को वर्थ इट बनाता है, रिलायबल है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, कंट्री के ओरिजिन को भी बताता है, जैसे कि जर्मन इंजीनियरिंग इज वेल नोन, वेयर एज जो फ्रेंच है उसका कुजीन वाइन बहुत वेल नोन है। जर्मन की इंजीनियरिंग और फ्रेंच की कुजीन वाइन ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रांड नेम का क्या मतलब है? ब्रांडिंग एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है जब मैं पोजीशनिंग की बात करती हूँ, क्योंकि ब्रांड के आते ही ये याद आ जाता है कि हाँ भाई इसका प्रोडक्ट इस ब्रांड से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। सेलेक्टिविटी, जब हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत सेलेक्टिव होते हैं, नहीं मुझे इसी टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज जब हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते हैं, प्रोडक्ट की इमेज इस तरीके की लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या क्या ध्यान रखते हैं? एक तो सबसे पहले क्वालिटी, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग, मतलब कंज्यूमर अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करे तो वो बोले कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है इन क्वालिटी। जैसे कि टेस्ला एंड एप्पल एम्प्लॉय, एज द नेम इम्प्लाइज प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जो एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी, जिस तरीके का वो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं उनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली और चीज़ों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। वैरायटी बेस्ड प्रोडक्ट, अब मान लो कोई प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग की जा रही है वैरायटी के बेसिस पे कि कितनी वैरायटी ऑफर की जा रही है कंज्यूमर के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के द्वारा। ना परफॉर्मेंस, कितना अच्छा प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस रहती है, कितना लॉन्ग टर्म ये चलता है, ठीक है। एस्थेटिक अपील क्या है? एफिशिएंसी बेस्ड प्रोडक्ट, एफिशिएंसी का मतलब कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है, कितना सिंपल है इसको यूज करना, है ना। ऐसे भी बोलते हैं ना, सिंपल टू यूज। सस्टेनेबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग, सस्टेनेबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब जिसको आप लॉन्ग टर्म के सिनेरियो के लिए, ना केवल अभी, आप बाद में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इको फ्रेंडली है, ठीक है। एस्थेटिक बेस्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग कौन सी होती है? जहाँ पे हम धर्म वगैरह की, जहाँ पे हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ने वाली चीज़ों की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो वो होती है एस्थेटिक्स बेस्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ना प्रोडक्ट पोजीशनिंग के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, फिर कस्टमर एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, यूनिक पोजीशनिंग अपने दिमाग में बैठाता है, और फिर मार्केटिंग का प्लान डिसाइड होता है और वो मेजर एंड इवेल्युएट करता है। सबसे पहले है कंपटीशन आइडेंटिफिकेशन, पहले वो देखेगा जिस प्रोडक्ट के बारे में उसको लेना है, जो प्रोडक्ट उसको लेना है उसकी आइडेंटिफिकेशन। कंपटीशन आइडेंटिफिकेशन, रिसर्चिंग द कंपटीशन, कंपटीशन को रिसर्च करेगा उसके प्रोडक्ट को पहले ही। फर्स्ट स्टेज इन पोजीशनिंग, जिसमें वो क्या देखेगा? हर एक बिजनेस का ब्रांड देखेगा, आइटम देखेगा, सर्विस देखेगा, ठीक है। और तब वो क्या करेगा? अपना आइडेंटिफाई करेगा कंपटीशन को, कॉम्पिटिटर को देखेगा कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करना है या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मुझे बात करनी है, तो इसमें कितने कॉम्पिटिटर अवेलेबल है। देन मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका यूज़ सोचूंगी, क्वालिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सिनेरियो में चलना चाहिए। फिर कस्टमर एनालाइज, अब कस्टमर कैसे एनालाइज करता है? पहले वो अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, हम अगर एज अ प्रोड्यूसर मैं समझती हूँ, तो मैं कस्टमर को समझूंगी तो कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसका क्या माइंडसेट है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ऑफ द क्लाइंट इज़ द थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप में आएगा। नाउ फिर मैं क्या करूँगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब जो भी मैं बाहर से समझ पा रही हूँ, ब्रांड्स को समझ पा रही हूँ, उनका कंपैरिजन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कस्टमर इनपुट, डिटरमाइन यूनिक पोजीशनिंग, इसमें मैं क्या करूँगी? यूनिक पोजीशनिंग मतलब अपने माइंडसेट में एक प्रोडक्ट के, ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना लूँगी,
ठीक है। फिर वो क्या करूँगी, अब उस ब्रांड से मैं परचेज़ कर लूँगी कोई भी प्रोडक्ट। डेवलपिंग अ सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ दैट विल एड इन एक्सप्रेसिंग द ब्रांड वैल्यू। और फिर मेज़र एंड इवैल्यूएट करूँगी, अटेम्प्ट करूँगी कंज़्यूमर के माइंड में मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी क्या इमेज बनती है। नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक मार्केटिंग टेक्निक होती है यूज्ड टू सेट वन ऑफरिंग, जहाँ पे एक ऑफरिंग दी जाती है सच एज प्रोडक्ट or service apart from other in order to reach out the target market more efficiently. Product differentiation का मतलब है addition of distinguishing or distinctive qualities और features। मतलब जो ऑलरेडी आपको क्वालिटीज, जो ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट प्रिफर किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें कुछ और एडिशन हुआ ना इस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके फ़ायदे क्या क्या है? एक तो ये ऑलरेडी हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसमें एडिशन है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प्स अचीव अ हाई प्राइस एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। हाई प्राइस कैसे होगा? सेल्स ज़्यादा होने लगेगी, सेल्स ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ ब्रांड लॉयलिटी, मेरा ब्रांड जो है वो क्या हो जाएगा, उसके बारे में लोग अच्छे से लॉयल हो जाएंगे, बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे किया जाता है? एक तो प्राइस के बेसिस पे। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होता है या ब्रांड होता है, जैसे एप्पल है, BMW है, गुची है, ये सब क्या है, ये क्या प्रेफर करते हैं? ये प्राइस की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस टैग है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर। नाउ फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स भी अलग होता है। फीचर्स इन द सेंस साइज, फॉर्म, जो भी ये इंग्रेडिएंट ऑफर करते हैं, ओरिजिन ऑफर करते हैं। फिर क्वालिटी, क्वालिटी भी अलग रहती है। रिलायबिलिटी, इनके ऊपर अगर एक बार कस्टमर भरोसा कर लेता है तो दोबारा वो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय नहीं करता, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन। टेक्सचर एंड लुक्स, इसका जो लुक्स होता है, जो क्लोथ्स होते हैं वो लग्जरी लुक्स होते हैं, अलग ही स्टेटस शो होता है इनकी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू जो प्रोडक्ट है मस्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स थ्रू यूज ऑफ इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फॉर इंस्टेंट एमवे, एमवे तो आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की तरह डील करता है, जहाँ पे पहले किसी ने प्रोडक्ट को खरीदा, फिर उसने किसी और को प्रेफर किया, फिर किसी और को प्रेफर किया। आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सर्विस होने के बाद आप क्या क्या चीज़ें प्रेफर कर रहे हो, वो भी प्रोडक्ट को अलग बनाता है और प्रोडक्ट से। ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, वर्टिकल डिफरेंशिएशन और मिक्स डिफरेंशिएशन। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, जब आप मार्केटिंग वेरिएशन इन द प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर सेलेक्ट बेस्ड मोर ऑन प्रेफरेंस दैन ऑन क्वालिटी और प्राइस, वो आप उस पे प्रेफर करते हो, जैसे कि क्वालिटी और प्राइस पे प्रेफर करते हो, तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस इस तरीके से आप वेरिएशन ला रहे हो ऑन द सेम लेवल, जैसे पैकेजिंग में, फ्लेवर्स में, कलर्स में, ये सब हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा। फिर क्या बोल रखा है आगे, एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉल्ट कंपनीज। वर्टिकल डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन, लाइक फॉरवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। कुछ कंज्यूमर होते हैं वो फोकस करते हैं हाउ इफेक्टिवली अ ब्रांड कॉम्पीट्स विद अदर सिंस पॉपुलर, जो हायर क्वालिटी है। इसके एग्जांपल्स मान लो शर्ट्स, जैकेट, राइस, कार। तो यहाँ पे जो अदर कस्टमर होते हैं मेक देयर डिसीजन ऑन प्राइस एंड बी मोर लाइकली टू चूज अ प्रोडक्ट दैट इज मोर अफोर्डेबल अदर देन अल्टरनेटिव्स, दूसरे से कितना अफोर्डेबल है। और मिक्स डिफरेंशिएशन, जहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जा सकते हो। व्हेन मेकिंग सिग्निफिकेंट परचेज दैट पीपल वांट टू यूज फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसमें एग्जांपल के लिए, व्हेन अ कस्टमर गोज फॉर परचेजिंग लैपटॉप, लैपटॉप खरीदने जा रहा है, स्पीकर खरीदने जा रहा है, तो वो बेसिक वर्क को भी देखेगा और प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस में एडवांसमेंट भी देखेगा, दोनों चीज़ें देखेगा। तो बेसिक के लिए आप हॉरिजॉन्टल में जाते हो और एडवांसमेंट के लिए आप वर्टिकल में जाते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देखो कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। इसके नुकसान ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के दिमाग में एक प्रेशर बैठता है। क्यों? क्योंकि आपको हर टाइम एक अपडेट और अच्छा और अच्छा और अच्छा लेवल की बात करनी है।
तो जब हम इसकी बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के दिमाग में एक प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑन मैन्युफैक्चर टू चूज द फीचर, और क्या ऐड करें और अच्छी क्या क्वालिटी दे, कैन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट एंड प्राइस। अब आप बताओ कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है या आप एडिशनल वैल्यू ऑफर कर रहे हो, तो एडिशनल वैल्यू के लिए प्राइस भी तो आपके ज़्यादा प्रीफर होंगे। तो कहीं ना कहीं एडिशनल वैल्यू की वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ती है और कंज्यूमर के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। और प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव डज नॉट गारंटी इंक्रीज्ड सेल्स, और ज़रूरी नहीं है अगर ये आप ऑलरेडी जो प्रेफर आप अपनी जो ब्रांड है या जो भी प्रोडक्ट की ऑफरिंग कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको एक सक्सेस मिलेगी, 100% आप एक अलग लेवल पे पहुंचोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, नॉट एवरी टाइम। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग। ओके, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज, वेट अ सेकेंड, दैट इज प्रोडक्ट डिसीजन। ये भी एक इजी सा चैप्टर है और इसके साथ साथ हमारी यूनिट नंबर 3 शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऐसे ही करते करते हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो जैसे कि आप लोग कर रहे हो। ठीक है, सजेस्ट करो और लोगों को और लाइक कर दो वीडियो को। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी स्टूडेंट्स।